अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम क्या है तो बागो बहार नाम है। यह एक ऐसी दिलचस्प कहानी है कि अगर आप उसे पढ़िएगा तो बहुत ही आनंद, बहुत ही खुशी और बहुत ही अच्छा लगेगा। आइए इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, इसके बारे में, इसके राइटर के बारे में जानेंगे और इस कहानी में कितने कैरेक्टर हैं, कौन कौन से बादशाह हैं और कौन शहजादे हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले के हम लोग यह जानते हैं कि इससे पहले वाला जो चैप्टर था आपका, जो बैक है, वो आपका कौन सा चैप्टर था। तो वो आपका चैप्टर था हिजरत। हिजरत के राइटर कौन है तो उसका रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट के लिए, ताकि अगर हम लोग भूल गए हुए हैं, आप लोग भूल गए हैं, तो उसका रिवीजन हो जाए। बाकी इस वीडियो का, इस बैक वाला वीडियो जो है उसका फुल एक्सप्लेन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ताकि आप वहां से जाकर देख सकते हैं। क्लास 10 क्लास 12 वगैरह का जितना भी आपको चैप्टर चाहिए, फुल एक्सप्लेन और उसका वीवीआई, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सब कुछ मिलेगा। उससे पहले चलिए हम लोग अब क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है हिजरत, जिसके राइटर है अहमद जमाल पाशा, उसके बारे में जानते हैं। अहमद जमाल पाशा जो हिजरत चैप्टर लिखे हैं, वो हिजरत चैप्टर क्या है तो वह एक इंशाया है। दूसरी बात कि हिजरत का मतलब क्या होता है, तो हिजरत का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। मुंतकिल होना मतलब ट्रांसफर होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये होता है। और उस कहानी में, मतलब उस इंशाया में, अहमद जमाल पाशा ये बताते हैं ये बंजारों से रिलेटेड जो खाना बदोश होते हैं। आप लोग देखे होंगे कि आपके गांव मोहल्ले वगैरह में जो गांव से अलग कुछ अपने घर को बनाते हैं, उसके बाद फिर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, जो जिसको हम लोग बंजारा कहते हैं, खाना बदोश कहते हैं। अहमद जमाल पाशा उसकी मिसालें देते हैं और उससे फिर इंसान को, जो नॉर्मल इंसान, जो मिडिल क्लास के जो रहते हैं, या फिर और इंसान जो अपने गांव समाज में रहते हैं, उसको तरजीह देते हैं। दोनों को एक जगह मुतशाबिहत, दोनों को एक जगह मिलाते हैं और फिर बोलते हैं कि इससे बेहतर जो गांव में रहने वाले हैं, उससे बेहतर तो ये लोग हैं, इसलिए कि जो बंजारा होता है उसे कल की फिक्र नहीं होती है। आज वो कमाता है, फिर कल दूसरी जगह जाना, ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ के जो लोग होते हैं उसे फिक्र रहती है कि कैसे घर बनाना है, फिर आगे चल के क्या करना है। ये हिजरत में बता है। और अहमद जमाल पाशा इस हिजरत को, इस ट्रांसफर को, आपको हर चीज से, एजुकेशन हो या फिर आपको बिजनेस हो या फिर आपको मौलाना हो या फिर आपको एक अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, सबसे एक एग्जाम्पल दिए हैं, ताकि लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि हिजरत दर हकीकत क्या होता है। इस चैप्टर में आपको हिजरत में अहमद जमाल पाशा हजरत आदम अलैहिस्सलाम का भी एक वाकया बयान किए हैं, जब उनको जन्नत से दुनिया की तरफ हुक्म सफर हुआ था। दूसरा ये कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आपको मक्का से मदीना की तरफ जो हिजरत का हुक्म आया था। तीसरा ये कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी वाकया है। ये सब हिजरत के बारे में पूरा फुल बताया गया है। जो आपको इससे पहले वाला वीडियो था उसमें आपको फुल एक्सप्लेन कर दिया गया है। आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है बागो बहार। ये बागो बहार एक चैप्टर है आपकी बुक में, लेकिन दर हकीकत यह एक बुक का नाम है। बुक मतलब कौन सी किताब का नाम है, तो यह एक बागो बहार क़िस्से चहार दरवेश एक बुक है जो फारसी लैंग्वेज में है। उसी को ट्रांसलेट करके बागो बहार निकला है, जो आपको उर्दू लैंग्वेज में है ये। और इसके राइटर कौन है, इसके राइटर के बारे में जानेंगे, और इससे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन पूछता है और इस कहानी में किसके बारे में बयान किया गया है, किसके बारे में बताया गया है, उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि बागो बहार क्या है। तो बागो बहार आपका एक बुक है, और यह बुक कौन सी बुक से ट्रांसलेट किया गया है, उसको तर्जुमा किया गया है, तो ये आपको बागो बहार क़िस्से चहार दरवेश, ये देखिए ये बुक है, इसका जो है ट्रांसलेट कौन सी, क़िस्से चहार दरवेश से जो है इसको ट्रांसलेट किया गया है। आपको बता देते हैं कि 2 ऐसी किताब थी जिसको उर्दू में ट्रांसलेट किया गया था, और किताब एक ही थी।
किताब किस्से चहार दरवेश एक किताब थी जो फारसी लैंग्वेज में थी और उसकी 2 किताबें निकली थी। एक तो बागो बहार था, दूसरा एक थी किताब जिसका नाम था नौ तर्ज़े मुरस्सा। यह किताब कहाँ से निकली थी? तो यह किताब आपको फोर्ट विलियम कॉलेज है, एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है, वहां से ये किताब निकली थी। निकली मतलब वहां से छपी थी और वहीं इसको ट्रांसलेट वगैरह किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज आपको कलकत्ता में है और उस दौर में मतलब ये 1801-1802 के करीब का यह वाकया है। तो उस दौर में हिंदुस्तान में आपको अंग्रेजों की हुकूमत थी, जिसकी वजह से फोर्ट विलियम कॉलेज भी नाम भी आपको नाम से पता चल रहा है, ये भी अंग्रेजी नाम है। दूसरी बात कि इसके जो चेयरमैन थे, जो मेन थे, उसके डायरेक्टर थे, वो भी अंग्रेज ही थे, जिसका नाम था जॉन गिलक्रिस्ट। ये आपको क्वेश्चन में पूछता है, मैं आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको हमेशा पूछ देता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के मेन चांसलर या फिर मेन डायरेक्टर कौन थे? तो जॉन गिलक्रिस्ट थे। दूसरी बात ये कि कौन किस्से चहार दरवेश का जो ट्रांसलेट किया गया हुआ है बागो बहार, वो कौन से कॉलेज से निकला था, कहां से छपी थी? तो वो आपको बागो बहार से बनी थी और छपी थी कलकत्ता ही के एक छापा खाना है, वहां से छपी थी। और इस बुक देखिए बागो बहार के जो है ये किस्से चहार दरवेश का ट्रांसलेट किया गया हुआ है। दूसरी बात तो ये है कि इसमें आपको एक किताब और थी जो आपको जिसका नाम है नौ तर्ज़े मुरस्सा। किस्से चहार दरवेश ये बुक है, इसका जो है उर्दू तर्जुमा किया गया हुआ था। एक था नौ तर्ज़े मुरस्सा, जिसके राइटर कौन थे? तो अता हुसैन तहसीन थे। ठीक है, किस्से चहार दरवेश का 2 लैंग्वेज मतलब 2 बुक निकली थी, एक आपको बागो बहार है और एक है नौ तर्ज़े मुरस्सा। ठीक है, ये बागो बहार आपको जो वहां की लैंग्वेज थी आसान लैंग्वेज में लिखा गया था, जिसकी वजह से यह किताब बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हुई, बहुत ज्यादा मशहूर हुई। दूसरी किताब जो थी नौ तर्ज़े मुरस्सा, ये भी आपको उर्दू लैंग्वेज ही में ट्रांसलेट की गई थी, लेकिन इसका जो मेन मदर टंग था, मदर लैंग्वेज जो था, वो देहाती था, ठेठी था, जो हम लोग जिसको मादरे जबान कहते हैं, जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं अपने गांव मोहल्ले में, वो जबान में उसको ट्रांसलेट किया गया था ताकि लोग इसको और अच्छी तरीके से समझ सकें। ये है। और आपको बता देते हैं बागो बहार जो किताब है, बागो बहार किताब 1801 ईस्वी में आपको मुकम्मल हो गई थी, लेकिन उस समय बागो बहार का नाम बागो बहार नहीं था, बल्कि उसका नाम था किस्से चहार दरवेश। ठीक है, या देखिए यहाँ इसका नाम था, आपको मेन नाम था इसका चहार दरवेश, लेकिन बाद में उस पर नजर सानी हुआ, मतलब सेकेंड बार उसको जब पढ़ा गया, उसको अच्छी तरीके से उसमें जो गलतियां वगैरह थी उसको सुधारने के बाद इस बुक का नाम मेन रख दिया गया बागो बहार। ठीक है, इस कहानी में इस बुक से एक कहानी लिया गया हुआ है जिसका नाम था आपको किस्से आजाद बख्त। और इस कहानी में आपके जो चैप्टर है जो कहकशां दोम में है, उस चैप्टर में आपको एक शहजादे की कहानी बताई गई है, और उस शहजादे की कहानी के बाद जो है उसमें एक मलिक सादिक बादशाह रहता है जो जीनों का सरदार रहता है, उसके बारे में भी बताया हुआ है। उसके बाद फिर वहां से ट्रांसफर होने के बाद एक फकीर जो हिंदुस्तानी फकीर रहता है, वो भी अपने दौर में एक बादशाह रहता है, उसके बारे में भी बताया गया है। टोटल ये कि आपकी इस कहानी में 3 से 4 कैरेक्टर का बयान किया गया है। इसमें आपको 3 बादशाह, एक तो था शहजादा, उसके जो चचा थे वो बादशाह थे। दूसरा ये कि जो मलिक सादिक था जो जिन्नातों का बादशाह था वो हो गया। दूसरा और उसके बाद तीसरा ये हुआ कि एक फकीर था, अंधा फकीर। यहाँ देखिए अंधा फकीर जो था जो हिंदुस्तान का था वो भी अपने दौर का एक बादशाह था, और उसके इलाका में जो बादशाह था वो भी इसका 4 फकीर हो गया। और इस कहानी में यह बताया जा रहा है कि किस्से चहार दरवेश में कि एक शहजादा रहता है, ये एक शहजादा रहता है जो उसके चचा जो थे रहते हैं, वो चचा उसके जायदाद को, उसकी बादशाहत को हड़प लेता है। जब शहजादे का जो वालिद, उसके जो फादर होते हैं, जब वो उनकी मौत होने वाली रहती है, तो उस समय शहजादे की उम्र, जो लड़का रहता है बादशाह का लड़का, उसकी उम्र बहुत कम रहती है, जिसकी वजह से वह बादशाहत पर, वह तख्त पर नहीं बैठ सकता है।
इसी वजह से बादशाह अपने भाई को नसीहत करता है कि तुम मेरे लिए जब तक मेरी औलाद, मेरा बेटा जब तक बड़ा नहीं हो जाता है, तुम इस सल्तनत को, इस बादशाहत को संभालो। उसके बाद फिर जो है, जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो फिर तुम इसको दे देना। लेकिन बादशाहत तो ये तो इरादा कर लिया, कसम वगैरह खा लिया कि हाँ हाँ ठीक है मैं उसे दे दूंगा। लेकिन जब इसके भाई शहजादा का जो वालिद है इंतकाल हो जाता है, उसके बाद ये उसके जो चचा रहते हैं वो उसके ऊपर तख्ते नशी हो जाते हैं, बादशाहत संभालने लगता है। लेकिन बादशाहत की उसको लालच पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो लालच जो है उसको बादशाहत से हटा नहीं पाता है। जब शहजादा बड़ा हो जाता है और शहजादा बड़ा होने के बाद जब उससे तख्त की मांग करने जाता है, तो शहजादा का जो चचा होता है, जो उस वक्त जो बादशाह था, वो उसका जानी दुश्मन हो जाता है। जानी दुश्मन होने की वजह से जो है बेचारा खुद अकेला रहता है शहजादा, तो अपनी जान बचाने के लिए बहुत कोशिश करता है। तो बादशाह जो अभी का बादशाह था, उससे पहले उसका शहजादे का जो वालिद था, उस बादशाह के दौर में उसका जो मेन सेक्रेटरी था, मेन ये कि शहजादे के जो वालिद जो थे, उसका जो मेन सेक्रेटरी था उसका नाम था मुबारक। ये देखिए यहाँ मुबारक था, जो अब उसके पहले वाले बादशाह का बहुत ही लगाव और बहुत ही चहीता था। और यह बादशाह के बहुत सारे राज, जो पोशीदा खुफिया चीजें होती थी, उसको जानता था और उसके बहुत सारी चीजों को जानता था। इस वजह से वो चाहता था, बादशाह मुबारक जो था, मुबारक उसका वजीर, वो ये चाहता था कि जिस तरीके से बादशाह, पहले वाले बादशाह मेरे साथ हुस्न सुलूक मतलब अच्छाई से पेश आए, तो मैं भी चाहूं, मैं भी कोशिश करूं कि बादशाह के बच्चे को, बादशाह के बेटे को बचा ले। तो बादशाह को, शहजादे को मुबारक ये कहता है, मुबारक ये बोलता है कि अगर तुम यहां रहोगे अपने चचा के पास तो तुम अपनी जान खो दोगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जान भी बच जाए और तुमको अपनी सल्तनत भी मिल जाए, तो मेरे पास एक उपाय है, तुम अगर उस पर अमल करते हो तो फिर तुमको ये चीज मिल जाएगी। मतलब कहने का सेंस ये है कि तुम्हारा काम भी हो जाएगा और तुम्हारी जान भी बच जाएगी। तो ये चीज है। तो शहजादा बोलता है कि अच्छा बताइए, आप कौन से कहानी या कौन से बात के बारे में बोल रहे हैं। तो मुबारक बोलता है कि तुम्हारे अब्बू, मतलब जो बादशाह थे, उसका एक दोस्त है जिसका नाम है मलिक सादिक, वो जिन्नातों का बादशाह है। उसके बारे में शहजादे को उस समय डिटेल्स में नहीं बताता है, लेकिन ये बताता है कि वो बादशाह, वो उस आदमी के पास तुम्हें ले चलूंगा तो वो तुम्हारी सारी जरूरत को पूरा कर देगा। और बोलता है उसके पास जाने के लिए कुछ सामान है वो लेना पड़ेगा। तो शहजादा उसको हुक्म देता है मुबारक को कि सारे सामान को ले लो। जब ये लोग रात में सफर करना शुरू करते हैं, करते करते बहुत दूर 1 महीना तक सफर करते हैं। उसके बाद जब वो वहां जाते हैं तो देखते हैं एक अंधेरी सी जगह, जंगल में जाकर शहजादे को मुबारक बोलता है कि अब हम लोग मंजिल पर आ गए। लेकिन जब शहजादा देखता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा है, तो शहजादा मुबारक से कहता है क्या तुम्हें कुछ मालूम है कि ऐसी जगह, अंधेरे जगह पे तुम बोल रहे हो कि अब हम लोग मंजिल पे आ गए हैं। तो मुबारक बोलता है कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो बोलता मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तब उसको, शहजादे को अपने जेब से सुनमानी सुरमा निकालकर उसके आंख में लगाता है। तब से वो जैसे ही आंख में लगाता है तो उसको जिन्नातों का पूरा हुजूम दिखाई देता है। और उसी हुजूम में एक मलिक सादिक रहता है, जो बादशाहों का, मतलब जो जिन्नातों का सरदार रहता है, उसके पास शहजादे को लेके जाता है और सारा झाल, सारी चीजें जो है बादशाह को बताता है। कौन? मुबारक बताता है। तो मलिक सादिक बोलता है कि मैं तुम्हारा हर चीज पूरा कर दूंगा, मैं तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें बादशाहत चाहिए, तुम्हें बादशाहत दे दूंगा, लेकिन तुम्हारा इतना बड़ा मैं काम करूंगा तो उसके लिए तुम्हें एक शर्त है। शर्त क्या चीज है? वो शर्त ये है कि तुमको उसको पूरा करना पड़ेगा और तुमको उसमें खयानत नहीं करना पड़ेगा। खयानत मतलब मैं जो चीज के बारे में दे रहा हूं उसको इज्जत के साथ लाना है
और हमें दे देना है। अगर तुम इसमें कुछ खयानत मतलब कुछ मिलावट किए तो फिर तुम जान से भी जाओगे और तुम जिस चीज के लिए आए हो वो भी नहीं मिलेगा। वो मलिक सादिक के पास जाता है और वो कहता है, कौन कहता है? मुबारक कहता है कि मुझे वो बोजना दे दीजिए जिसकी वजह से मैं अपने बादशाहत को मुकम्मल करूं। तो बोजना के बारे में सिर्फ मुबारक जानता था और मुबारक का जो बादशाह था पहले वाला, शहजादे का फादर, वो जानता था बोजना क्या चीज है। तो बोजना एक बंदर है, जो जादुई बंदर, एक पत्थर टाइप का है जिसको हम लोग बंदर कहते हैं, जो 40 एक जगह मिलने के बाद एक ऐसी आलिशान एक बड़ी सी ताकत पैदा हो जाती है जिसकी वजह से आप एक बड़ा सा 40,000 का फौज, ऐसी इतनी मजबूत फौज, इतनी जादुई ताकत बन जाती है कि आप कोई सी मुल्क को फतह कर सकते हैं, जीत सकते हैं। तो ये चीज है बोजना। तो मुबारक और शहजादे मलिक सादिक के पास जाता है और उससे बोलता है, तो मलिक सादिक भी ये बोलता है कि तुम्हारे काम को तो मैं पूरा करूंगा, लेकिन तुम्हें एक शर्त है, उसको पूरा करना पड़ेगा। अगर तुम उसमें खयानत ना करो, उसमें बेईमानी ना करो। तब बादशाह जो है मलिक सादिक, वो अपने जेब से एक तस्वीर, एक फोटो निकालता है। वो एक दोशीज़ा एक लड़की का रहता है, एक नाज़नीन का रहता है, जो उसको दिखाता है, बोलता है कि तुम इसे तलाश करके लाओ। अगर तुम इसको तलाश करके लाए और तुम उसको बाअमानत, मतलब तुम इस पर कुछ गलतियां ना करोगे, तुम इससे बाहिफाजत लेकर मेरे पास आ जाओगे, तो मैं तुम्हें तुम्हारी बादशाहत दिलवा दूंगा। तुम्हारे चचा से, जो तुम्हारे चचा तुम्हारा जानी दुश्मन है, उससे मैं छुटकारा दिलवा दूंगा और तुमको वो आज़ादी मिल जाएगी, तुम्हें बादशाहत मिल जाएगी, मुझे वो लड़की मिल जाएगी। तो उस समय शहजादा यंग था, जवान था, जिसकी वजह से उसकी नजरें, नियतों में कुछ खराबियां आती है, लेकिन फिर भी वो अपनी सल्तनत को पाने के लिए उस दोशीज़ा को तलाश करने के लिए चला जाता है और दुनिया की चारों तरफ तलाश करता है। आपको बता देते हैं ये वाकया जो है चीन मतलब आपको चाइना का ये वाकया है, और वो सारी जगह वो तलाश करता है, लेकिन आखिरकार आकर वो 7 सालों तक तलाश करते करते वो हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह आता है जहां देखता है कि एक बादशाह जो पहले का था, एक फकीर था, वो फकीर मांगता रहता है और उस जिस गांव में जाता है ये लोग तलाश करने के लिए, उस गांव में लोग इसमें आज़म पढ़ते थे। इसमें आज़म मतलब क्या होता है? अल्लाह के 99 नेम्स को विर्द करना, जिसकी वजह से आदमी की दुआ कबूल होती है। तो उस गांव में लोग अल्लाह के 99 नाम इसमें आज़म पढ़ते थे, लेकिन उस फकीर को कोई भी भीख नहीं देता था। जब बादशाह शहजादा जो है उस गांव में गया तो देखा तो उस फकीर को, जो कोई भी आदमी उसे भीख नहीं दिया था, उसको वो एक अशरफी जो है 1 दिनार लाकर उसको भीख दे देता है। जैसे ही फकीर तो अंधा रहता है तो उसको छूता है, उसको टोता है, तो देखता है कि एक अशरफी है और फिर वो अपने घर चला जाता है। और ये मुसाफिर रहता है मुबारक और शहजादा, तो उसको जो है वहां जाता है। फिर वहां जाने के बाद उसे देखता है कि तो वो लड़की उसे मिल जाती है और ये कहानी यहीं तक रहती है। आपको अगर इससे रिलेटेड आपको और ज़्यादा अच्छा लगा हो ये कहानी, तो फिर हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो भी बताएंगे, लेकिन आज के लिए यह कहानी मुकम्मल होने वाली है कि ये उस लड़के से मिलता है, शहजादा जो है उसके पीछे पीछे जाता है और बादशाह फकीर के पीछे पीछे जाता है और सारा वाकया देखता है। फिर फकीर से मुलाकात करता है तो फकीर, अंधा फकीर, उसे पहचान जाता है कि ये वही आदमी है जो मुझे एक अशरफी दिया था, और उसके लिए खूब दुआएं करने लगता है। और उसके पास, उस अंधे फकीर के पास एक बेटी रहती है, एक लड़की रहती है। वही वो लड़की रहती है जो मलिक सादिक, जिसकी तस्वीर शहजादे को दिया था। जैसे ही वो देखता है शहजादा उस लड़की को, तो बेहोश हो जाता है कि जिसके लिए हम 7 साल से तलाश कर रहे हैं वो मुझे मिल गया, और वो इतनी खूबसूरत रहती है कि जिसकी वजह से उसकी नीयत में कुछ खोट भी आता है, लेकिन दर हकीकत उसे एक सल्तनत की तलाश थी, जिसकी वजह से वो उसमें बेईमानी नहीं करता है और मलिक सादिक के पास वो पहुंचा देता है और उसे चाहता भी है। मलिक सादिक के पास जाने के बाद इस कहानी का ये अख्ताम हो जाता है और फिर वो बादशाह
जो मलिक सादिक रहता है उसे पाकर और फिर उसे जो 40वां बोजना रहता है, बंदर रहता है, वो उसे दे देता है। और इधर मलिक सादिक से इसके जो मुबारक दोस्त, उसका जो मुबारक, इनका जो शागिर्द, मतलब मुबारक जो इनके साथ रहता है शहजादे के साथ, वो उसके साथ जाता है और शहजादा इससे चाहता है, उस लड़की को चाहने लगता है, जिसकी वजह से मुबारक से उसका हीला चाहता है कि मुझे सल्तनत भी मिल जाए, शहजादे बोलता है, और मुझे लड़की भी अता हो जाए। तो उसका सारा उपाय करके वो मुबारक उससे जो है, शहजादे से जो है, उसको सल्तनत भी दिलवा देता है और उसे लड़की भी दिलवा देता है, और जिसकी वजह से ये कहानी मुकम्मल होती है। और इस कहानी के जो राइटर है उसके बारे में जानते हैं, और फिर हम लोग VVI क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोग कि आपका जो बुक है इसका नाम क्या है, आपको कहकशां-दोम है, और आपको चैप्टर कौन सा है, तो ये चैप्टर नंबर 6 है। बागो बहार जो है ये आपको चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि यह बागो बहार क्या चीज है, खाका है कि अफसाना है कि नाविल है, तो ये है आपको दास्तान। दास्तान मतलब क्या होता है, तो दास्तान मतलब लंबी चौड़ी कहानी, ऐसी कहानी जो एक बुक में आ जाए, मतलब लंबी चौड़ी कहानी जिसे आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा समय लगे। यही दास्तान को लोग छोटा करते करते नाविल के शक्ल में आया था, फिर लास्ट में आपको अफसाना के शक्ल में आया, जिसको हम लोग मुख्तसर कहानी कहते हैं। लंबी चौड़ी कहानी जो रहती थी उसे हम लोग दास्तान कहते हैं, उससे जो छोटी हुई उसे नाविल के शक्ल में आ गया, फिर उससे जो सबसे कम हुई उसको हम लोग अफसाना कहते हैं, जिसको हम लोग मुख्तसर अफसाना भी कहते हैं, ठीक है। ये बागो बहार आपका बुक है, और ये बागो बहार कौन सी बुक से ट्रांसलेट किया गया था, तो ये किस्से चहार दरवेश से ट्रांसलेट किया गया था। दूसरी बात यह कि किस्से चहार दरवेश के राइटर कौन है, तो किस्से चहार दरवेश के राइटर अमीर खुसरू है। आपके क्वेश्चन में हमेशा पूछ देता है किस्से चहार दरवेश के राइटर कौन है, तो अमीर खुसरू है, ठीक है। किस्से चहार दरवेश की 2 बुक उर्दू में ट्रांसलेट हुई थी। एक बुक का नाम है आपको एक बुक का नाम है बागो बहार, दूसरे बुक का नाम क्या है, नौ तर्ज़े मुरस्सा। नौ तर्ज़े मुरस्सा के राइटर कौन थे, तो नौ तर्ज़े मुरस्सा के राइटर थे अता हुसैन तहसीन, और बागो बहार के राइटर कौन थे, तो मीर अमन देहलवी, ये थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, मुसन्निफ राइटर का असल नाम क्या था, तो मीर अमन था। तखल्लुस इनका क्या था, तखल्लुस मतलब जो टाइटल यूज करते थे शेर व शायरी में, तो वो लुत्फ यूज करते थे। इनकी पैदाइश कहाँ हुई, तो इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई, और वहीं पले बढ़े, वहीं तालीम हासिल किए। इनका एजुकेशन के बारे में किताबों में उतना नहीं दिया हुआ है, जिसकी वजह से इनके एजुकेशन का हायर क्वालिफिकेशन क्या था वो किसी को मालूम नहीं, लेकिन हाँ इतना मालूम है कि वो फारसी के इतने ज़्यादा नॉलेज रखते थे कि जिसकी वजह से फारसी की बुक को ट्रांसलेट करके उर्दू में भी लिखते थे। जैसे कि बागो बहार हो गया, इनका एक अखलाक मुहसनी एक बुक है जो आपको ट्रांसलेट करके गंजो खूबी के नाम से आया था। हम लोग नेक्स्ट बार धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये हो गया इनका खानदान जो था, मीर अमन देहलवी का खानदान, ये आप उनके आबाओ अजदाद जो थे मुगल बादशाह के दौर में बड़े अफसर थे। बड़े अफसर होने की वजह से उसे महल जागीर वगैरह ये सब भी उनको मिला था, जिसकी वजह से उनको एक रकीब भी मिला था। लेकिन यह महल और ये कुर्सी, ये जागीर वगैरह एक दिन खत्म भी हो जाता है। जब ये जागीर कब लूटता है, तो यह जागीर लूट जाता है अहमद शाह अब्दाली बादशाह जो रहता है, जब वो उस हिंदुस्तान पर आक्रमण करता है मुगल सल्तनत को ख़त्म करने के लिए। जब वो ख़त्म करता है तो उस समय अहमद शाह अब्दाली का एक कमांडर रहता है, वो जिसका नाम रहता है सूरज मल जाट, वो उनकी जागीर को जब्त कर लेता है, तो मतलब उनको बर्बाद कर देता है और उन्हें वहां से भगा देता है। फिर उसके बाद मीर अमन देहलवी बहुत दिनों तक पटना अजीमाबाद में भी रहते हैं और वहां वो तलाशी माश वगैरह भी करते हैं। लेकिन फिर बाद में जाकर ये कलकत्ता चले जाते हैं। कलकत्ता में जाने के बाद ये बागो बहार के एक फोर्ट विलियम कॉलेज से उनको इनके साथी के जरिए उनकी नौकरी हो जाती है, और वहां किससे मिलते हैं, तो जॉन गिलक्रिस्ट से मिलते हैं। और फिर वो उनको हुक्म देते हैं जॉन गिलक्रिस्ट कि आप
क़िस्से चहार दरवेश का ट्रांसलेट कीजिए और ट्रांसलेट करने के बाद इसका नाम रखा गया जिसका नाम है बागो बहार। देखिए बागो बहार किताब है, ये कब लिखा गया? तो ये लिखा गया था आपको 1801 ईस्वी में मुकम्मल हो गया था, ठीक है। और इसका पहला नाम क्या था? तो पहला नाम था चहार दरवेश। और शाये कब हुआ था? शाये मतलब छपा था कब? तो ये 1804 ईस्वी में छपा था। कहां से छपा था? तो कलकत्ता के हिंदुस्तानी छापाखाना, मतलब जहां किताबें वगैरह जो छपती थी, कलकत्ता का नाम हिंदुस्तानी छापाखाना में उन वो किताबें छपी। और ये एक डॉक्टर, देखिए मीर अमन देहलवी फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉब कब से किए? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में ये 4 मई 1801 ईस्वी से लेकर आपको 1806 ईस्वी तक वो रहे वहां। और उन्हें सैलरी कितना मिलता था? तो सैलरी उन्हें 40 रुपया 40 रुपीज उसको पर मंथ मिलता था, ठीक है। इनकी किताबों का नाम क्या है? तो इनकी किताब फर्स्ट किताब है, देखिए इनकी किताब का नाम है गंजो खूबी। तो ये कौन से बुक से ट्रांसलेट किया गया था? तो ये इखलाके मोहसनी किताब को ट्रांसलेट करके उर्दू में गंजो खूबी है। ये फारसी की किताब है और ये इखलाके मोहसनी को ट्रांसलेट करके गंजो खूबी जो है ये उर्दू में है लिखा गया। दूसरी किताब आपको क़िस्से चहार दरवेश को ट्रांसलेट करके आपको बागो बहार में किया गया, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज के मेन चांसलर वगैरह कौन थे? मेन सदर कौन थे? तो आपको जॉन गिलक्रिस्ट थे। उसके बाद आपको ये भी बता देते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज से जितनी भी किताबें निकली उसमें सबसे ज्यादा हाईलाइटेड, सबसे ज्यादा मशहूर जो किताब हुई वो कौन सी हुई थी? देखिए सारी किताबों में सबसे ज्यादा मशहूर होने वाली किताब आपको बागो बहार है। बागो बहार है, यही है जिसकी वजह से बागो बहार इतनी शोहरत होने की वजह से इन्हें 500 रुपीज जो है इनाम मिला था। उस समय जिस समय इनकी तनख्वाह 40 रुपीज थी, उस समय उन्हें 500 इनाम मिला था, जिसकी वजह से जो फिर वो और आगे की तरफ हम आगे चलते हैं। देखिए इस कहानी में, बागो बहार कहानी में आपको कौन कौन से किरदार है? तो फर्स्ट किरदार है, देखिए एक शहजादा है, दूसरा है मलिक सादिक भी एक ये रहता है जो जिन्नातों का, ये आपको जिन्नात का बादशाह रहता है, ठीक है। अंधा फकीर ही की शहजादी रहती है जिसको मलिक सादिक चाहता है और उसे शहजादे भी चाहने लगता है। दूसरा ये है, वो अंधा फकीर कहाँ का रहता है? तो ये हिंदुस्तान का रहता है। और उसमें एक और कैरेक्टर है जो शहजादे को बहुत ज्यादा कोऑपरेट करता है, हेल्प करता है, मदद करता है, वो है मुबारक। ये पूरा मुकम्मल हो गया। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इससे रिलेटेड VVI क्वेश्चन वगैरह देखेंगे। देखिए हम लोग अब चलते हैं। देखिए इसमें आपको जो VVI क्वेश्चन है वो क्या पूछेगा? तो VVI क्वेश्चन पूछेगा आपको कि क़िस्से चहार दरवेश के राइटर कौन है? तो अमीर खुसरू है। क़िस्से चहार दरवेश को कौन से लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया? तो उर्दू लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। कितनी किताबें? तो 2 किताबें। एक किताब का नाम था बागो बहार, दूसरी किताब का नाम था नौ तर्ज़े मुरस्सा। बागो बहार के राइटर कौन है? तो मीर अमन देहलवी है। नौ तर्ज़े मुरस्सा के राइटर कौन है? तो अता हुसैन तहसीन है। बागो बहार क्या है? मजमून है कि अफसाना है कि खाका है? तो बागो बहार ये दास्तान है, ठीक है। बागो बहार के राइटर का नाम क्या है? तो मीर अमन देहलवी है। बागो बहार, देखिए बागो बहार कब मुकम्मल हुआ, कब लिखना मुकम्मल हो गया? तो 1801 ईस्वी में मुकम्मल हुआ। लेकिन छपा कब था? तो 1804 ईस्वी में शाये हुआ था। कहां से शाये हुई थी? तो कहां से? कलकत्ता के हिंदुस्तानी छापाखाना से शाये हुआ था। दूसरी ये कि ये आपको फोर्ट विलियम कॉलेज से छपी थी। फोर्ट विलियम कॉलेज से इनको ये किताब लिखने का परमिशन मिला था। और मीर अमन देहलवी फोर्ट विलियम कॉलेज में कब से कब तक नौकरी किए? तो आपको फोर्ट विलियम कॉलेज में 4 मई 1801 ईस्वी से लेकर 1806 ईस्वी तक ये इसमें जॉब किए। इनकी उम्र ज्यादा ज़ईफ होने की वजह से, कमजोर होने की वजह से इन्हें निकाल दिया गया था। लेकिन आगे देखिए क़िस्से चहार दरवेश, ये तो हो गया। अब इनकी किताबों का नाम क्या है? तो इनकी किताब का नाम एक इखलाके मोहसनी है,
अखलाक मुहसनी का ट्रांसलेट करके गंजो खूबी है। दूसरा है कि क़िस्से चहार दरवेश जो फारसी में था उसको ट्रांसलेट करके बागो बहार। तो टोटल मीर अमन दहलवी की 2 किताब हैं, एक गंजो खूबी है और एक बागो बहार है। ये दोनों में सबसे ज्यादा हाईलाइटेड कौन हुई? तो बागो बहार हुई। ठीक है। दूसरी बात ये कि बागो बहार जब छपी तो उसे इतनी शोहरत मिली कि उन्हें 500 रुपया इनाम मिला था। ये इस वीडियो का फुल एक्सप्लेन हो गया। अब इससे रिलेटेड जो आपको VVI क्वेश्चन वगैरह जो आएगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। और आपको इससे बैक वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 4, चैप्टर 3, चैप्टर 2, चैप्टर 1 वगैरह है, तो उसका वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे देंगे ताकि आप इससे बैक वाला भी आप वीडियो देख सके। दूसरी बात यह है कि आपको इस वीडियो से जो रिलेटेड आपका VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो बैक वाला है उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे ताकि आप उससे भी जाकर देख लें और अपने एजुकेशन अपने नॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा करें। अब तक जो बच्चे क्लास 10th और 12th में हैं अभी तक उर्दू के तालीम से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं और अपने एजुकेशन में अपने नॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा करें और अपने नंबर में और ज़्यादा हासिल करें। मेरा टारगेट है कि कम से कम आप लोगों का 95 प्लस आए ताकि आप यहाँ भी कामयाब रहें और आखिरत में भी कामयाब रहें। इसलिए कि उर्दू से आप अगर तालीम हासिल करते हैं तो उर्दू तो ये तो आपको एग्जाम में आपको पास करा देगा, लेकिन इस्लामिक चीज़ें जो होती है ज़्यादातर आपको उर्दू में होती है ताकि आप पढ़ें तो आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।